ठीक है, अब हम दूसरा वर्गीकरण का आधार ले रहे हैं बेटा सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सममिति। सिमेट्री किसको कहते हैं? सममिति। सममिति का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर हम सेंटर से, कहां से पास करना है आपको? केंद्र से कोई पॉइंट है और वहां से आपने कोई अक्ष को क्रॉस किया है, केंद्र के किसी पॉइंट से आपने किसी अक्ष को क्रॉस किया है, केंद्र से कोई अक्ष जा रहा है, आप उस प्लेन में उस पर्सन को, उस जीव को काट दो, तो क्या दो बराबर हिस्से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सममिति के आधार पर जीव तीन प्रकार के हो सकते हैं। सममिति के आधार पर जीव तीन प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है अपने सेंटर से उसको अक्ष जो पास कर रहा है उसमें आपने किसी भी तरह से कट किया तो वो कहीं से भी दो बराबर हिस्सों में ना कटे, तो आप उसको बोलोगे असममिति। ठीक है, दूसरी होती है बेटा अरीय सममिति। दूसरी होती है अरीय सममिति और तीसरी होती है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति। तो तीन प्रकार की सममिति होती है, असममिति, अरीय सममिति, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, अरीय सममिति में क्या होता है? जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अमीबा है बेटा, ये रहा अमीबा। अब तुम अमीबा को सेंटर से पास करते हुए किसी भी एक्सिस से कट करो, ऐसे कट कर दो, है ना, या ऐसे कट कर दो, दो बराबर हिस्से तुमको नहीं मिलेंगे। ऐसे कट कर दो, दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं पर भी इसके कूटपाद निकले होते हैं, स्यूडोपोडिया बाहर निकले होते हैं, तो ये असममिति में आता है। अरीय सममिति में क्या होता है बेटा? मान लो कोई गोल ऑर्गेनिज्म है, गोल जीव है और ये सेंटर है, सेंटर से ये अक्ष पास कर रहा है, ऐसे काट दो, दो बराबर हिस्से। या मान लो सेंटर से पास करता हुआ ये अक्ष है, ऐसे काट दो तो भी दो बराबर हिस्से। या सेंटर से पास करता हुआ ये अक्ष हो या सेंटर से पास करता हुआ ये अक्ष हो, हर तरह से आपको दो बराबर हिस्से मिल जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम अरीय सममिति। केंद्र से पास करते हुए हर अक्ष से अगर आप प्लेन क्रॉस करोगे तो आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे। प्लेन से, केंद्र से पास करते हुए किसी भी अक्ष पे आप प्लेन पास करोगे तो आपको कोई भी दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। और द्विपार्श्व सममिति में देखो फॉर एग्जांपल बेटा मान लो तितली है, बटरफ्लाई है, या यहां पर तुम मानव भी बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है? सिर्फ सेंटर से पास करता हुआ सिर्फ ये एक ऐसा एक्सिस है जिस पे आपने प्लेन को क्रॉस किया तो आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे। अगर आपने ऐसे को क्रॉस किया तो आपको दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, एंटीना रह जाएगा और दूसरे हिस्से में नहीं होगा। ऊपर के पंख छोटे हैं, नीचे के साइड के पंख में जो नीचे का साइड है वो बड़ा है, तो आप किसी भी और एक्सिस से काटोगे ना तो आपको दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। असममिति में क्या होता है? हर अक्ष से जो प्लेन पास करेगा, और अक्ष कैसा होना चाहिए? जो केंद्र से पास करता है, ये ध्यान रखना है अपने को। हर अक्ष से, केंद्र से जो पास करता है, ऑफ कोर्स हर अक्ष पे आप प्लेन क्रॉस करोगे, आपको किसी भी अक्ष में दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे। किसी अक्ष से पास करता हुआ जो प्लेन होगा, किसी अक्ष से दो समान हिस्से नहीं मिलेंगे, दो समान हिस्से नहीं मिलेंगे आपको। किसमें? असममिति में। जैसे कि क्या हो गया? ये अमीबा हो गया। अरीय सममिति में केंद्र से पास करते हुए जितने भी अक्ष हैं उसमें पास करते हुए आपको दो समान टुकड़े या दो समान हिस्से मिल जाएंगे। और द्विपार्श्व में केंद्र से पास करता हुआ सिर्फ एक अक्ष ऐसा है जिससे आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे, तो आप बोलोगे द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल्स क्या आती हैं। जैसे बेटा सबसे पहले आया था पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा सबसे पुराने वाली सममिति में रहेगा, जो सबसे बुरी वाली सममिति है। तो पॉरीफेरा में क्या देखी जाती है? असममिति देखी जाती है। फिर आए सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा ने बोला हमें पॉरीफेरा से कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा, तो सिलेंटरेटा के अंदर क्या होती है बेटा? सिलेंटरेटा के अंदर होती है अरीय सममिति। और सिलेंटरेटा का छोटा भाई कौन है? टीनोफोरा। तो टीनोफोरा के अंदर भी क्या होती है? अरीय सममिति। और उसके बाद आए बेटा, इसके बाद आगे आपके चपटे कृमि।
इसके बाद आ गए आपके चपटे कृमि। तो चपटे कृमि ने बोला अब तो सिलेंटरेटा और टीनोफोरा दोनों भाइयों से कुछ बेटर करना पड़ेगा। तो चपटे कृमि ने क्या शुरू किया? चपटे कृमि ने शुरू की द्विपार्श्व समिति। सबसे अच्छी समिति यही होती है, सबसे इजी, सबसे प्रिमिटिव वाली ये है, सबसे सरल, फिर और अच्छी समिति। ठीक है, अब एक बार आपको बताया था ना, अच्छी समिति स्टार्ट होगी तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और यहां से लेकर पूरे रज्जुकी तक क्या होगा बेटा? पूरे रज्जुकी तक होगा आपका द्विपार्श्व समिति। सिर्फ एक एक्सेप्शन जो आपको याद रखनी होती है वो होती है बेटा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा याद है ना, आया था इकाइनोडर्मेटा। बेटा इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आती है जैसे कि, और स्टारफिश तो जिस भी एंगल से काटो दो बराबर हिस्सों में आती है। तो स्टारफिश यानी इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या होता है? अरीय समिति होती है। तो तुम बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों? आपने तो बोला था एक बार हम अगर अच्छे कैरेक्टर की तरफ जाएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब देखो, इसमें हुई आपकी असमिति, फिर इन दोनों में हुई अरीय समिति, फिर यहां से शुरू हुई द्विपार्श्व से चली जा रही है। तो इकाइनोडर्मेटा ने अचानक से ले ली बीच में अरीय समिति, फिर द्विपार्श्व हो गई। तो क्या हुआ था? इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, लार्वा आप समझते होंगे, नहीं तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। लार्वा एक ऐसी अवस्था होती है जैसे मेंढक है, मेंढक का लार्वा होता है टैडपोल। टैडपोल रहता है पानी में, मेंढक रहता है जमीन पे। टैडपोल के पास पूंछ होती है, मेंढक के पास पूंछ नहीं होती है। तो वो कायांतरण करके टैडपोल से मेंढक बनता है। तो जो एक अलग सी अवस्था होती है ना, जिससे कायांतरण करके वयस्क बनता है, उस अवस्था को लार्वा अवस्था कहते हैं। तो बेटा इकाइनोडर्मेटा में भी लार्वा अवस्था होती है, और जो इकाइनोडर्मेटा की लार्वा है, इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा अवस्था थी ना, वो बेटा द्विपार्श्वी थी। सिर्फ इनके वयस्क क्या हो गए थे? सिर्फ इनके वयस्क हो गए थे बेटा आपके अरीय समिति में। ये एक्सेप्शन होती है जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, अब ध्यान, तुम सोचोगे मैम इकाइनोडर्मेटा पूछेगा तो किधर बताएंगे? अगर लार्वा पूछा तो द्विपार्श्व में बताना, वयस्क पूछा तो अरीय में बताना, और कुछ नहीं लिखा है तो तुम वयस्क ही मानोगे। अगर अलग से लार्वा लिखा है तभी तुम वो सोचोगे कि लार्वा के बारे में पूछ रहा है। कुछ भी नहीं पूछेगा तो हम वयस्क ही मानेंगे, और इकाइनोडर्मेटा में क्या बताएंगे? अरीय समिति होती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है PYQ। ठीक है, तो आपको ये वाली एक एक्सेप्शन यहाँ पे याद रखनी है। होता क्या है बेटा, अरीय समिति बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है उनके लिए जो स्थिरक होते हैं। जितने भी स्थिरक होते हैं, प्राणी दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो स्थिरक है, स्थिरक मतलब वो एक जगह पे मान लो चट्टान के ऊपर चिपके हुए हैं, अब वो कहीं जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं एक तरफ, अब वो उनको गोल रख देते हैं, गोल डमरू के जैसा बना देते हैं, बेलनाकार या गोलाकार आकार का बना देते हैं, और उनका मुख ऊपर रख देते हैं। अब वो एक जगह पे चिपके हुए हैं, अब वो खाना पकड़ने के लिए भाग नहीं सकते हैं, तो कम से कम अरीय समिति में क्या फायदा हो करते हैं हम कि उनका मुख ऊपर रख देते हैं गोल समिति करके। अब मान लो ऐसे हो, अरीय समिति ना हो, इस तरह से मुख इधर है और खाना इधर है, तो वो कैसे इतना घूम के तो नहीं पकड़ सकते खाने को, तो हमने उनको गोल कर दिया और मुख ऊपर रख दिया। अब वो क्या करेंगे, खाना इधर होगा तो इधर से पकड़ लेंगे, खाना इधर होगा तो इधर से पकड़ लेंगे, खाना सामने होगा तो सामने से पकड़ लेंगे, पीछे से पकड़ लेंगे, तो कम से कम खाना कहीं पर भी अवेलेबल है तो वो उसको कैच कर सकते हैं गोल संरचना होने की वजह से, बेलनाकार संरचना होने की वजह से। तो अरीय समिति किसमें फायदेमंद होती है, जो स्थिरक प्राणी होते हैं, जो कहीं भाग नहीं सकते बेटा, एक जगह पे चिपके हुए हैं, ठीक है, स्थिरक पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो भी स्थिरक पे लगे होते हैं वो प्राणी जो भाग नहीं सकते, उनमें हम अरीय समिति रखते हैं ताकि वो चारों दिशाओं से ऐसे खाना पकड़ लें। उसमें हमने ऊपर साइड पे हम क्या कर सकते हैं, मुख वाला सरफेस, मुख सतह बना देते हैं, और उसके नीचे अमुख वाली सतह हो जाती है जहां पे वो स्थिरक से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जो भी बोल रही हूँ ना, ये हम डिटेल में करेंगे अभी इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। द्विपार्श्व समिति किसमें अच्छी होती है, जो भाग सकते हैं, जो मोटाइल हैं। द्विपार्श्व किसमें अच्छी होती है, जो मोटाइल हैं, जैसे कि हम भाग सकते हैं ना, हम चल फिर सकते हैं, हम कहीं पर चिपके हुए तो नहीं है, तो हम मोटाइल है, तो हमारे में द्विपार्श्व समिति अच्छी है। क्योंकि बेटा द्विपार्श्व में क्या हुआ, जिधर जीव भागने लगा उधर इसका दिमाग बनने लग गया, तो इस तरह से तंत्रिकीयकरण हो गया था, सिविलाइजेशन हो गया था, मस्तिष्ककरण हो गया था, मस्तिष्ककरण यानी कि सिविलाइजेशन।
सिफेला वर्ड यूज करते हैं किसके लिए? दिमाग के लिए। तो धीरे धीरे दिमाग उधर ही डेवलप हो गया। तो जिधर भाग रहे हैं उधर ही दिमाग डेवलप हो गया, ताकि उधर से देख सकें, उधर से सुन सकें, उधर से खा सकें। देखा खाना है, उधर ही भाग रहे हैं, उधर ही दिमाग है, फटाफट से देखा, फटाफट से सेंसेस ने काम किया और फटाफट से उधर से खाने को पकड़ लिया। तो द्विपार्श्व सम्मिति किसमें फायदेमंद होती है? जो चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, मोटाइल होते हैं। और अरीय सम्मिति हमको किसमें रखनी होती है? जनरली जो स्थिर हैं, जो भाग नहीं सकते, नॉन मोटाइल हैं। और द्विपार्श्व की वजह से क्या हुआ था? सिफिलाइजेशन हो गया था, उधर ही दिमाग डेवलप हुआ, ताकि जल्दी जल्दी सेंसेस, क्योंकि पहले बेटा धीरे धीरे सब कुछ एडवांस हो रहा है, एकदम से दिमाग इतना नहीं बन गया होगा कि खाना कहीं और है, आंखें कहीं और है, कान कहीं और है, तो मुख कहीं और है, तो हमने सारा कोऑर्डिनेट कर लिया। तो पहले धीरे धीरे जब ये एडवांसमेंट हो रही थी तो उधर ही दिमाग बनाया गया। ठीक है, ये होता है आपका किसके बारे में? सम्मिति के बारे में। इसका एक ये चित्र आपको किसमें देखेगा? एनसीईआरटी में, जिसमें ये पहला चित्र दिखा रहा है अरीय सम्मिति। देखो ये सिलेंडर जैसा है, ये जीव कैसा है? सिलेंडर जैसा है। आप कोई सिलेंडर जैसा जीव है, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, बराबर ही आएगा दो हिस्से हमेशा। तो सेम इसमें भी ऐसा ही किया। देखो एक तो ये वाले प्लेन से काटा है, देखो ये वाला प्लेन है ना, ऐसे काट दिया तो भी दो बराबर हिस्से मिलेंगे। फिर इस वाले प्लेन से काटा, अब इसको हटा देती हूं। अब देखो ये वाला एक प्लेन है, ये सेंटर से पास करना चाहिए, सब सेंटर से पास करना बहुत जरूरी है इस प्लेन का। ऐसे काटा तो भी दो बराबर हिस्से मिलेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कैसे काटा है, ये देखो ये एक लाइन दिख रही है ना, ये ऐसे काटा है, ऐसे प्लेन को रखा है। मान लो कोई भी सिलेंड्रिकल चीज है, ऐसे कोई भी गोल चीज है, तो ये ऐसे सिलेंडर जैसा होता है, 2D में हो रहा है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। तो एक अक्ष ऐसा दिखाया है, एक अक्ष ऐसा दिखाया है, और एक प्लेन ऐसा दिखाया है। तो ऐसे वाला प्लेन जो है ना, ऐसे काट रहा है, वो आपको सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि हम 2D में देख रहे हैं। तो ये हमको क्या दिखाता है? अरीय सम्मिति दिखाता है। क्या दिखाता है? अरीय सम्मिति। और ये देखो द्विपार्श्व सम्मिति दिखा रहा है। द्विपार्श्व में देखो सिर्फ एक ही अक्ष ऐसा है जो सेंटर से पास करता है, और ऐसे काटोगे तो आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे। आपने ऐसे काटा तो दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, ऐसे काटा तो दो बराबर हिस्से नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे किसी भी और अक्ष में काटोगे तो आपको दो बराबर हिस्से यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही अक्ष ऐसा है जिससे प्लेन पास कराएंगे तो आपको दो बराबर हिस्से मिलेंगे, इसलिए द्विपार्श्व। और यहाँ पे अरीय में हर प्लेन से ऐसा होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वर्गीकरण के आधार पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार आता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है, इसको शॉर्ट में अच्छे से लिखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है द्विकोरकी। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है? द्विकोरकी जीव। अभी बताती हूँ ये क्या होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है त्रिकोरकी जीव। त्रिकोरकी जीव। तो बेटा जीव दो प्रकार के हो सकते हैं, द्विकोरकी और त्रिकोरकी। ये हमने द्वि और त्रि यानी दो और तीन, कोरकी का क्या मतलब निकालना है। बेटा क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में, कब की बात करें? भ्रूणीय अवस्था में हमको सारे अंग बनाने हैं। तो भ्रूणीय अवस्था में भी क्या हुआ था ना, जितनी कोशिकाएं थी उनमें आपस में लड़ाई हो रही थी, हम ये अंग बनाए, हम ये अंग बनाए, हम कुछ काम नहीं करे। तो हमने सारी की सारी कोशिकाओं को तीन परतों में विभाजित कर दिया था, और इन तीन परतों को हमने काम दे दिया था, इस परत से ये अंग बनेंगे, इस परत से ये अंग बनेंगे, और इस परत से ये अंग बनेंगे। ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में वो जो परतें बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भ्रूणीय परतें। और उन्हीं भ्रूणीय परतों को हम एक और नाम देते हैं जर्म परतें। ठीक है, भ्रूणीय परतें या फिर जर्म परतें। और यही भ्रूणीय और जर्म परतें क्या करती हैं? शरीर की सारी ऊतकों का निर्माण करती हैं। शरीर के सारे ऊतकों का निर्माण करती हैं। उसके लिए ऊतक भी तो होनी चाहिए ना। तुम बोलोगे मैम पॉरीफेरा में तो ऊतक ही नहीं है, तो उसमें जर्म परत का क्या काम? बिल्कुल सही बात है, पॉरीफेरा में तो ऊतक ही नहीं है, तो उसमें जर्म परत का बेटा कोई काम नहीं है। तो पॉरीफेरा ना द्विकोरकी होता है ना त्रिकोरकी होता है। ठीक है, द्विकोरकी से ज्यादा अच्छे होते हैं त्रिकोरकी। पहले क्या आए होंगे? पहले पॉरीफेरा में कोई भ्रूणीय या जर्म परतें नहीं बनी होंगी। फिर द्विकोरकी जीव आए होंगे जिनमें पहली बार ऊतक आई होगी, तो उनको तीन तीन परतों की जरूरत नहीं पड़ी होगी बेटा, दो परत में ही काम हो जाता है। तो जर्म परतें तीन हो सकती हैं। ठीक है, तीन हो सकती हैं। सबसे बाहरी परत होगी, मध्य परत होगी और आंतरिक परत होगी। ठीक है, सबसे बाहरी परत को कहते हैं बेटा एक्टोडर्म। क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। मध्य परत को कहते हैं मीसोडर्म,
और आंतरिक परत को कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, 3 परत हो गई, सबसे बाहरी एक्टोडर्म, बीच वाली मीसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, सबसे पहली बार सिलेंटरेटा में ऊतक आई। अभी तो याद करवाया था तुमको, सिलेंटरेटा में फर्स्ट टाइम ऊतक आई है, तो उसने बोला ऊतक आई है तो मुझे भी परतें चाहिए, जर्म परतें चाहिए, पर मेरे पास पहली बार ऊतक आई है, कौन सा इतनी ज्यादा ऊतक बनाऊंगा मैं, थोड़ी बहुत ऊतक बनाऊंगा, तो मेरा काम 2 परत से हो जाएगा। तो उसने सिर्फ बाहरी और आंतरिक परत बनाई। बेटा 3 होंगी तब तो मध्य परत बोलोगे ना, 2 ही परत होंगी तब तो बाहरी और आंतरिक होगी। तो उसने कौन कौन सी परत बनाई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और फिर बाद में जब ऊतक बढ़ी, जब अंग बना, अंग तंत्र बना, तो ऊतक बहुत सारी बनानी पड़ी, तो उनका काम सिर्फ 2 जर्म परतों में नहीं होगा, 3 परत चाहिए। तो तीसरी परत ना बेटा बाहर या अंदर साइड नहीं आई, इन दोनों परतों के बीच में आई मध्य परत मीसोडर्म। बस इसी के आधार पर हमने बता दिया है द्विकोर की और त्रिकोर की। ठीक है, अब ये आपको बेसिक बताया है कि भ्रूण में भ्रूणीय परतें होती हैं जिनको हम जर्म परतें कहते हैं, जो कि बेटा सारे ऊतक बनाने का काम करती हैं। आप देखो, सारे जीवों को आप क्या कर सकते हो, 2 पार्ट्स में विभाजित कर सकते हो। जीव हो सकते हैं या तो द्विकोर की यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, और जीव हो सकते हैं त्रिकोर की यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमने क्या करना है, इनकी भ्रूणीय अवस्था में वो परतें बना के देखनी है कैसे दिखाई देती हैं। देखो कैसा होगा बेटा, सबसे पहले मान लो ये तो सबसे अंदर हो गई आहार नाल, ये गोला किसका है, आहार नाल का, सबसे अंदर तो आहार नाल चल रही है, उसके बाहर एक परत, उसके बाहर एक और परत, और उसके बाहर एक और परत, 3 परत बनाई है। तुम बोलोगे मैम आपने बोला द्विकोर की है तो आपने 3 परत क्यों बनाई है। देखो समझो, सबसे अंदर भर दो ऐसे कोशिकाएं, और ये सबसे अंदर कौन सी परत होगी बेटा, एंडोडर्म, आंतरिक परत। ठीक है, एंडोडर्म, और सबसे बाहर भर दो कोशिकाएं जो कि हो जाएंगी आपकी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और ये हम कोशिकाएं बना रहे हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं और ये सबसे बाहर की परत है, तो ये क्या कहलाएगी, एक्टोडर्म। ये हो गई एक्टोडर्म। बेटा बीच में परत जरूर होती है पर ये कोशिकीय परत नहीं होती, इसलिए हम इसको जर्म परत नहीं कहते। बीच में जो परत है ना, ये जर्म परत नहीं है, ये भ्रूणीय परत नहीं है, इसमें कोशिकाएं नहीं है जिससे ऊतक बनेगी, पर परत जरूर है। तो इसके अंदर ऐसे ही थोड़ा जिलाटिनस सब्सटेंस भर देते हैं, कुछ ऐसा पदार्थ भर देते हैं जो एक्चुअल में बेटा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, पर बेटा देखो ये कोशिकाएं नहीं बनाई है मैंने, ये कोशिकीय परत नहीं है। ठीक है, तो आप ये मध्य में एक परत है जिसको कहते हो मीसोग्लिया, मीसोग्लिया। बेटा ये कोशिकाएं होती, जर्म परत होती मध्य में, तो मैं इसको मीसोडर्म कहती, मीसोडर्म। ये मीसोडर्म नहीं लिखा है, मीसोग्लिया लिखा है। मीसोग्लिया जर्म परत या भ्रूणीय परत नहीं है, उससे ऊतक नहीं बनने वाली है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मीसोग्लिया से कोई परत नहीं बनेगी, इसलिए हमने इसको बोला अकोशिकीय परत है। ये कैसी परत है बेटा, ये अकोशिकीय है। ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है, मीसोग्लिया कैसा होता है, अकोशिकीय होता है। ठीक है, तो आप बताओ कि भ्रूणीय परत तो 2 ही है ना, सबसे बाहर हो गई एक्टोडर्म, ये हो गई बाहरी, और सबसे अंदर हो गई बेटा एंडोडर्म, ये हो गई सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। तो जर्म परत तो 2 ही है ना, तो द्वि मतलब 2, क्या होंगी 2 इसमें बेटा, जर्म परतें। कौन सी होंगी 2 जर्म परतें, बाहरी और आंतरिक, यानी एक्टोडर्म और मीसोडर्म। और इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसमें मीसोडर्म नहीं होगी। मीसोडर्म की जगह पर यहाँ पर क्या है, परत तो है एक, पर वो कोशिकीय परत है, अकोशिकीय परत है, जिसका नाम है मीसोग्लिया, अकोशिकीय परत है, ये जर्म परत नहीं है। तो 2 ही जर्म परतें हैं, तो जर्म परतों के आधार पर हमने इसको बोला है द्विकोर की। द्वि और त्रिकोर की जर्म परतों के हिसाब से बोलते हैं, द्वि मतलब 2 और त्रि मतलब 3। क्या 3 जर्म परतें, और जर्म परतें तो कैसी होती हैं, कोशिकीय होती हैं, तभी तो वो ऊतक बनाएंगे और विभाजित करके, और ये काम फिक्स कर देते हैं हम। ठीक है, और ये सबसे अंदर क्या चल रहा है बेटा, सबसे अंदर चल रही है आहार नाल, आहार नाल। ठीक है, सबसे अंदर ये आहार नाल की कैविटी, आहार नाल की गुहा दिख रही है आपको। ठीक, ये क्या हो गया द्विकोर की। अब बनाते हैं त्रिकोर की। देखो त्रिकोर की में क्या होता है, सबसे अंदर फिर से आहार नाल,
फिर सबसे आंतरिक परत, फिर मध्य परत और फिर बाहरी परत। और इस बार तीनों परतें कोशिकीय हैं। इस बार तीनों परतें जर्म परतें या भ्रूणीय परतें हैं, जिससे कि बहुत सारे अंगों का विकास होगा जो कि फिक्स है। ठीक है, अब सबसे अंदर यहां पर क्या भरो, सबसे अंदर भरो एंडोडर्म, और ये क्या है, कोशिकाएं हैं। और कौन सी पहले से थी बेटा, सबसे पहले से थी बाहर एक्टोडर्म, तो सबसे बाहर कोशिकाएं भरो एक्टोडर्म। ठीक है, ये दोनों तो थी। और तीसरी परत बाहर या अंदर साइड नहीं आई है, बीच में आई है। और तीसरी परत क्या है, तीसरी परत है आपकी बीच में आई है मीसोडर्म। और बेटा इस बार तो ये भी कोशिकाएं हैं। इस बार देखो डॉट 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 नहीं लगा रहे हैं, अकोशिकीय नहीं है, ये भी क्या है, इस बार तो कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो अब आप कैसे लेबलिंग करोगे, ये सबसे बाहर हो गई बेटा एक्टोडर्म, फिर सबसे अंदर हो गई एंडोडर्म, और मध्य में इस बार मीसोग्लिया नहीं लिखोगे, मध्य में इस बार लिखोगे आप मीसोडर्म, जो कि एक जर्म परत है, कोशिकीय परत है, भ्रूणीय परत है। और सबसे अंदर क्या चल रहा है बेटा, सबसे अंदर चल रहा है आपका आहार नाल। ठीक है, ये हो गया आपका द्विकोरकी और त्रिकोरकी। अब आते हैं कि ये किस में देखा जाता है, कौन से एग्जाम्पल्स किस में आएंगे। बहुत सिंपल है, पॉरीफेरा में ऊतक नहीं है तो ऊतक बनाने के लिए जर्म परतों की जरूरत नहीं है। फिर आए सिलेंटरेटा, और सिलेंटरेटा में सबसे पहली बार ऊतक आई थी, उसका काम चल गया किस में, उसका काम चल गया बेटा दो परतों में, तो सिलेंटरेटा। और सिलेंटरेटा का छोटा भाई टीनोफोरा, ये दोनों तो साथ साथ चलते हैं, तो सिलेंटरेटा और टीनोफोरा दोनों ही क्या हो जाएंगे, द्विकोरकी हो जाएंगे। और बेटा प्लेटीहेल्मिन्थ से यानी चपटे कृमि से हो गया आपका त्रिकोरकी। और एक बार हम त्रिकोरकी में चले गए तो हम वापस से द्विकोरकी की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। तो चपटे कृमि, गोल कृमि, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, अर्धरज्जुकी और रज्जुकी, सारे के सारे क्या होंगे, यहां से लेकर यहां तक रज्जुकियों तक क्या हो जाएंगे बेटा आपके, ये हो जाएंगे त्रिकोरकी। ठीक है, ये त्रिकोरकी जीव हो गए। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी और ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। इतना ही आपने इसमें याद करना है। पॉरीफेरा के लिए मजबूरी हो जाए तो त्रिकोरकी तो गलती से भी मत बोलना, सबसे कम अच्छा वाला बोल देना अगर तुम्हारी मजबूरी होगी इसको कहीं रखना है तो। ठीक है, इसका स्क्रीन और ये एनसीईआरटी में आपके एक डायग्राम बना हुआ है इसी द्विकोरकी और त्रिकोरकी का। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मीजोग्लिया, यहां पर क्या लिखा है बेटा, मीसोग्लिया। और ये मीसोग्लिया कैसा होता है, अकोशिकीय। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, अकोशिकीय होता है। ये हो गई बाह्य त्वचा यानी एक्टोडर्म, ये हो गई अंतः त्वचा यानी कि एंडोडर्म। और ये अब यहाँ पर देखो डॉट 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 है, यहाँ पर तो बेटा इन्होंने कोशिका नहीं बनाई, लेकिन इसमें देखो अंदर भी कोशिका, बीच में भी कोशिका, बाहर भी कोशिका, और ये इसके अंदर डॉट डॉट क्या है, उस कोशिका के न्यूक्लियस है। और इस वक्त इसने क्या लिखा है, मीसोडर्म, इधर लिखा है मीसोग्लिया, इसीलिए कोशिका नहीं बनाई है, यहाँ पे लिखा है मीसोडर्म। और नीचे क्या लिखा है, भ्रूणीय स्तर का प्रदर्शन, भ्रूणीय स्तर में देखी जाती है द्विकोरिक और त्रिकोरिक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले वर्गीकरण के आधार पे।